इस वीडियो में हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन खंड है, काफ़ी बड़ा है, उसे समझना पड़ता है। इस धारा में क्या क्या वर्णित है? पता लगा कि स्थावर संपत्ति, लिखत, अनुप्रमाणन, रजिस्ट्रेशन, भूबद्ध, अनुज्ञा दावा और सूचना। अब इन सभी बिंदुओं पर एक एक बार हम लोग चर्चा करेंगे, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। स्थावर संपत्ति क्या है? ध्यान रखिएगा, संपत्ति अंतरण अधिनियम में कहीं पर भी संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। स्थावर संपत्ति की जो परिभाषा दी गई है वो भी नकारात्मक दी गई है। क्या कहा गया है स्थावर संपत्ति के अंतर्गत? स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें नहीं आती हैं। ये नकारात्मक परिभाषा है। स्थावर मतलब घर जो स्थित है, और जंगम मूल प्रॉपर्टी है, ठीक, या कह सकते हो चल अचल। चल जो संपत्ति चलायमान है, अरे भाई कार चलायमान है, चल संपत्ति हो गई। घर अचल संपत्ति है जो चलायमान नहीं है। या फिर मूर्त और अमूर्त, यहाँ ध्यान रखिएगा, मूर्त जो दिखती हो, घर दिखता है, अमूर्त जो दिखता ना हो, कॉपीराइट। इन शब्दावलियों पे काफ़ी ध्यान रखिएगा। जंगम, स्थावर, चल अचल, मूर्त और अमूर्त, इनको मैं फिर से बता देता हूँ। स्थावर संपत्ति मतलब घर स्थित है, हिल नहीं सकता। जंगम संपत्ति मतलब चल संपत्ति अर्थात कार, चल कार हो गई, अचल घर हो गया। मूर्त जो दिखे, मूर्त संपत्ति कोई भी जो हमें दिखती हो, मूर्ति है दिख रही है। और अमूर्त जो दिखती ना हो, कॉपीराइट में दिखता नहीं है, वो अमूर्त हो गया। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति की कहीं परिभाषा नहीं दी गई। स्थावर संपत्ति की दी गई है, वो भी नकारात्मक दी गई है। ऐसे तो संपत्ति के अंतर्गत विधिक अधिकार आते हैं साधारण खंड अधिनियम की धारा 3 के 26 में, या रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 2 के 6 क्लास में अचल संपत्तियों को पूरा परिभाषित किया गया, अचल संपत्ति और उनसे संबंधित अधिकार के लिए। लिखत क्या होता है? लिखत से आवश्यकता लिखत अभिप्रेत है, इतना दे दिया गया। स्थावर संपत्ति समझिएगा आप। स्थावर संपत्ति में समझ लीजिए 3 प्रकार की होती है: भूमूलित, भूनिविष्ट और भूनिविष्ट से आबद्ध। फिर से बोल रहा हूँ, भूमूलित, भूनिविष्ट और भूनिविष्ट से आबद्ध, तीनों को उदाहरण। भूमूलित जो अपनी ऊर्जा जमीन से ले रहे हो, जैसे पेड़। पेड़ क्या है? एक अचल संपत्ति है, लेकिन ध्यान रखिए परिभाषा क्या कहती थी? खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें नहीं आती हैं। जैसे शीशम का पेड़ हुआ, ये किस, या यूकेलिप्टस का पेड़ हुआ, ये किस लिए उगाए जाते हैं? ये काटने के लिए उगाए जाते हैं, अर्थात ये स्थावर संपत्ति नहीं है, ये चल संपत्ति है। ठीक। अब स्थावर संपत्ति में परिभाषा आपको पता ही है, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें नहीं आती हैं। और लेकिन जो आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, वो स्थावर संपत्ति है, भूमूलित है। भूनिविष्ट, भूनिविष्ट का मतलब है जिन्हें गाड़ दी, जैसे घर की नींव है, या आप सकते हैं कि होल्डिंग्स लगी रहती हैं शहरों में, 2 पोल गाड़ दिए गए जमीन में और लगी हुई है, क्या है? भूनिविष्ट है। या मूवी हॉल की जो कुर्सियाँ होती हैं, कस दी गई। गांव की चारा मशीन, एक बेस बनाया गया, उस पर रखा गया, बोल्ट से कस दिया गया, ये क्या है? भूनिविष्ट है। लेकिन हाँ, चारा मशीन रखी है, अपने भार से दब गई है, तो वो भूनिविष्ट नहीं मानी जाएगी। पेड़ भूमूलित, कुर्सियाँ मूवी हॉल की भूनिविष्ट, और भूनिविष्ट से आबद्ध ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे घर के दरवाजे, भूनिविष्ट है घर पूरा, दरवाजे और खिड़कियाँ का क्या अस्तित्व है घर के अलावा? दरवाजे और खिड़कियाँ क्या है? भूनिविष्ट से आबद्ध या संबद्ध। तो भूमूलित पेड़ ऊर्जा कहाँ से ले रहा है? जमीन से। भूनिविष्ट मकान की नींव, मूवी हॉल की कुर्सियाँ, चारा मशीन जो कर दी गई है, कस दी गई है जमीन पे, अन्य कोई चीज़ इसी तरह या होल्डिंग वगैरह होती है, वो भूनिविष्ट। भूनिविष्ट से आबद्ध, ये से संबद्ध। घर के अंदर खिड़की जो लगी हुई हैं वो किस में आ जाएंगी? तो भूनिविष्ट से आबद्ध से संबद्ध आ जाएगी। अब जंगम संपत्ति में
चाहे बेलें हैं और पत्ते हैं, मतलब खड़ा काष्ठ उगती फसलें घासें आएंगी ही आएंगी, और अन्य जैसे पान के पत्ते तोड़े जाते हैं वो सब चल संपत्ति में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है अचल संपत्ति के अधिकार और चल संपत्ति के अधिकार। तो अचल संपत्ति के ये दोनों आपको किताब से देख के रटने होंगे। कुछ उदाहरण दे दें। मार्ग प्रकाश का अधिकार, पार घाट का अधिकार, नौकार क्या बोलते हैं कारखाने का अधिकार, ठीक, लाह उठाने का अधिकार, या कोई घास काटने का ठेका देने का अधिकार। जिस अधिकार को हम दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अचल संपत्ति का अधिकार है। चल संपत्ति आप समझिए, कॉपीराइट वे सब चल संपत्ति में आएंगी। अमूर्त भी है लेकिन चल भी है। अब लिखत से अवसियती लिखत अभिप्रेत होता है, ये ध्यान रखिए। ये भी प्रश्न बहुत आया है प्री में। लिखत से क्या है? लिखत से अवसियती लिखत अभिप्रेत है, केवल इतना दिया रहता है। अनुप्रमाणन अटेस्टेशन, जो आदमी साइन कर रहा है ना उसमें दो लोगों हस्ताक्षर करते हैं। भाई दो लोगों बहुत में समझौता हुआ और एक पक्ष दो पक्ष, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष, और दो लोगों ने साइन किए। रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुयोज्य दावा या एक्शनेबल क्लेम। अब ये क्या होता है? अनुयोज्य दावा का नाम सुनते ही जो प्रारंभिक ला के विद्यार्थी होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, कहते हैं ये कौन सा दावा आ गया। अनुयोज्य दावा या एक्शनेबल क्लेम, साधारण शब्दों में आप इसे अच्छी तरह समझेंगे। ऋण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रतिभूति, दूसरा एक अप्रतिभूति। प्रतिभूति का मतलब है जिसमें गारंटी रखी गई है, और अप्रतिभूति का मतलब है जिसमें गारंटी नहीं रखी गई है। कोई दिक्कत नहीं। जो दो प्रकार के, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब प्रतिभूति जिसमें प्रतिभूति रखी गई है, और अनसिक्योर्ड या अप्रतिभूति ऋण जिसमें कोई गारंटी नहीं रखी गई है। जो प्रतिभूति ऋण होता है उसमें गारंटी भी दो प्रकार की होती है। क्या है? हमने गारंटी क्या रखी है? यदि मकान रख रहे हैं तो क्या कहलाएगा? मॉर्टगेज, बंधक है। और यदि सोना रख रहे हैं तो क्या कहलाएगा? गिरवी, प्लेट्स। ठीक। जो अनुयोज्य दावा है वो किस ऋण के लिए है? अनसिक्योर्ड डेब्ट, अप्रतिभूत ऋण के लिए है। दो चीजों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अनुयोज्य दावा किसके लिए है? अप्रतिभूत ऋण के लिए। यदि प्रतिभूत रख दी गई है तो वो अनुयोज्य दावा नहीं होगा, अनसिक्योर्ड डेब्ट के लिए। और दूसरा, चल संपत्ति पर लाभ प्रथित, चाहे अव्यक्त या विवक्षित रूप से दावेदार के कब्जे में ना हो, और ऐसा ऋण वर्तमान में है, अभी है, किराया लेना है, अभी लेना है, प्रोद्भूत है, हो रहा है, और सशर्त और समाश्रित। किसी स्त्री को अपने पति से भरण पोषण लेने का अधिकार कब होगा? किसी घटना घटित होने पर होगा ना। ये सब क्या है? अप्रतिभूत ऋण है। अब अप्रतिभूत ऋण की एक लंबी 7-8 पॉइंट दिए गए हैं। अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कौन कौन से दावे आएंगे? किराया लेने का दावा, खासकर बहुत आता है मेहर का दावा, पेंशन हो गया, लाटरी का टिकट हो गया, हमने किसी को अग्रिम राशि दे रखी थी उसे वापसी का दावा, कोई लाभ लेना, लेखे देखे देखने का, हमको लेखा देखने हैं, भागीदारी फर्म हो गई। ये क्या है? सब अनुयोज्य दावे के अंतर्गत आते हैं। तो अनुयोज्य दावे के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? क्षतिपूर्ति, संविदा के अधीन जो संविदा भंग के कारण क्षतिपूर्ति हुई है वो नहीं आएगा। अंतर्वर्ती लाभ नहीं आएगा। कॉपीराइट नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ऋण एक अनुयोज्य दावा है, लेकिन जो ऋण डिक्री में परिवर्तित हो गया है वो अनुयोज्य दावा नहीं है। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से चाहे 2 बार सुन लें चाहे 3 बार, ध्यान रखिएगा। ये है आपका अनुयोज्य दावा। अब इसी के बाद फिर एक चीज़ और दी गई है, नोटिस, सूचना। सूचना में 3 स्पष्टीकरण दिए गए। तीनों के एक एक उदाहरण दे देता हूँ। पहले उदाहरण में उन्होंने क्या दे रखा है कि भाई सूचना है, हमने एक आदमी से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। ए ने, हमने मान लीजिए आपसे या किसी अन्य व्यक्ति से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। दूसरे आदमी ने, माने हमने 10 लाख का मकान का बेचने के लिए आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया और 5 लाख रुपए आपसे ले लिए और फिर कहा 5 लाख 3 महीने में दे देंगे। लेकिन एक तीसरा आदमी आया, कहता भाई साहब आपने 10 लाख में मकान बेच दिया, हमसे 30 लाख ले लो, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, हम पता 10 लाख का हमने बेचा था, 5 लाख एडवांस ले चुके हैं और 5 लाख 3 महीने में देना है उसको, हमें उसी से करना होगा ना। हमने क्या किया, उस आदमी को 30 लाख में मकान बेच दिया, सी को अभी से कहते हैं 5 लाख ले लो अपना। न्यायालय कहता है क्या है, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है
तो आपको सूचना थी। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का होना तिलकधारी करके केस है, ये तथ्य का प्रश्न है, विधि का नहीं। ये भी ध्यान रखिए। मतलब यदि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो ये एक अनवायिक सूचना है, आपको पता है। स्पष्टीकरण 1 कहता है। स्पष्टीकरण 2 में क्या है? वास्तविक सूचना है। हमने आपसे घर खरीदा, घर में 4 किराएदार थे। अब बाद में हम कोर्ट में कह रहे सर हमको पता नहीं था किराएदार है इसमें। न्यायालय कहता नहीं, जब आपने घर खरीदा है तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको पता था कि घर में किराएदार हैं, आपको वास्तविक सूचना थी। या हमने किसी ज़मीन ली, उसने हमको बेच दिया तालाब, और क्या कह रहा है तालाब क्या होता है? पानी के नीचे की भूमि, उसमें क्या, भूमि तो भूमि है। तो गलत हो गया हमारे साथ। हम यदि न्यायालय जाएंगे ना तो हमको राहत नहीं मिलेगी। न्यायालय क्या कहेगा? आपको वास्तविक सूचना थी। ये स्पष्टीकरण 2 है। 3 क्या कहता है? 3 ये कहता है कि यदि कोई एजेंसी काम कर रही है और उसके अभिकर्ता को सूचना है तो मालिक को सूचना है, यदि अभिकर्ता को कारोबार के अनुक्रम में दिया गया है और अभिकर्ता ने कपट नहीं किया है। तो 3 स्पष्टीकरणों को याद कैसे रखेंगे? पहला तो हो गया आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, दूसरा वास्तविक सूचना, और तीसरा अभिकर्ता को सूचना है तो मालिक को सूचना है। ये 3 पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है। अब आते हैं 4 में, रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है कि कुछ धाराएं ऐसे हैं, चाहे जो भी हो, जैसे मान ली दान है, लिखित और रजिस्ट्रीकृत ही होगा, चाहे मुस्लिम विधि हो चाहे हिंदू विधि हो, उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट को फॉलो करना होगा, नियम 17 को फॉलो करना होगा उनको। 5 क्या कहती है? संपत्ति का अंतरण। ये क्या है? संपत्ति अंतरण से के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति है, संपत्ति अंतरण का कैसा कार्य है? ये परिभाषा है, जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों को, स्वयं को, अथवा स्वयं या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में, भविष्य में संपत्ति का अंतरण करता है, हस्तांतरित करता है, संपत्ति अंतरण करने का कार्य करता है। ये कहती है धारा 5। इसको जरा फिर से कहते हैं, संपत्ति अंतरण से कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति, पहली बात है जीवित व्यक्ति, जीवित व्यक्ति में ध्यान, कंपनी, निगम, निकाय और संगम सभी आते हैं। मतलब कंपनी खरीदते हैं, जीवित व्यक्ति आते हैं। कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य व्यक्तियों को अर्थात स्वयं को। तो यहाँ पर आता है क्या आदमी स्वयं भी संपत्ति खरीद सकता है क्या? हाँ, खरीदता है। कैसे? हमको बनाना है विद्यालय, और विद्यालय के लिए हमने बनाया ट्रस्ट। हमारी ज़मीन भी है, हमने कहा भाई हम विद्यालय बना रहे हैं, अपनी ज़मीन भी बना रहे हैं, ये ट्रस्ट की ज़मीन हो जाएगी। तो न्यायालय कहता नहीं, कोर्ट कहेगा नहीं नहीं नहीं, जो ज़मीन आपकी है ना, है तो आपकी, लेकिन पहले ट्रस्ट का नाम ट्रांसफ़र कीजिए आप, और ट्रस्टी हम ही हैं, ज़मीन के मालिक भी हम हैं और ट्रस्टी भी हम ही हैं। तो ज़मीन हमने पहले ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफ़र की, तो हम क्या हो गए? स्वयं को अंतरण हो गया। भविष्य में और वर्तमान में, आज कर रहे हैं या पट्टा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो भाई कर तो रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद से होगा, कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कौन व्यक्ति आते हैं? जीवित व्यक्ति। अब इसमें प्रश्न आता है, मूर्ति क्या है? मूर्ति जीवित व्यक्ति नहीं है, वो विधिक व्यक्ति है, उसके ट्रांसफ़र करने के लिए टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। फिर धारा 5 में क्या वर्णित है कि क्या ट्रांसफ़र नहीं है? पारिवारिक राजीनामा, समझौता, बंटवारा, त्यजन, भार, कंप्रोमाइज, समझौते हम जितने हो रहे हैं, ये क्या है? ये ट्रांसफ़र नहीं है। यहाँ पर टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। उदाहरण, पिताजी के न रहने पर 4 भाइयों पे ज़मीन है, 5-5 बीघा ज़मीन है, और घर एक ही था कॉमन। तो चारों भाई आपस में बैठे कि भैया ये वाला कमरा और घर तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। घर तो ये हो गया, ज़मीन 20 बीघा है तो 5 उस तालाब वाली तुम ले लेना, आम के बाग वाली आप ले लेना, गांव के पीछे वाली आप ले लेना 5 बीघा, और तुम 5 बीघा। ये सब चारों बातें एक कागज़ में सादे में लिख ली गई और सबने रख लिया। चाहे वो चारों भाई हों और चाहे उनके उत्तराधिकारी हों, ये मान्य है, बंटवारा मान्य माना जाएगा। तो यहाँ पर टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे जब रजिस्ट्री कराओ जाके, क्योंकि कारण क्या है? ये अंतरण नहीं माना जाता है, समझौता नहीं माना जा रहा है। हम कोई संपत्ति अपने भाई के पक्ष में त्याग रहे हैं, नहीं माना जाएगा। भार है, संपत्ति जहाँ ट्रांसफ़र हो जाए भार को करनी होगा। कंप्रोमाइज़ है, जो सब करना होगा। सादा
8 पॉइंटों में बिंदु पे दिया गया है, उसको देखना होता है आपको। धारा 3 और धारा 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ढंग से पढ़िएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, चलो बताएं।